हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा के स्रोत पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बता चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप देख लीजिएगा इस वीडियो को। जैसे ही अंत होगा तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ। एक एक प्रश्न आपके सामने उदाहरण सहित बताऊंगा। चलिए दोस्तों, फटाफट इसको मैं शुरू करता हूँ। आप लोग को ऐसा बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स में मैं पढ़ता रहूँगा दोस्तों। ये मत कहिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? मतलब क्या ऐसे कोई ऊर्जा प्रदूषण मुक्त हो सकता है? ऊर्जा से हमारा क्या हो सकता है? प्रदूषण मुक्त हो सकता है ऊर्जा से। और क्यों, और अथवा क्यों नहीं? अगर आप लोग कह रहे हैं हाँ तो सही है, और नहीं कह रहे तो उसका भी कारण देना है। अगर हाँ कह रहे तो भी कारण देना, नहीं कह रहे तो भी कारण देना। तो हम कह रहे हैं हाँ। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा तथा जल ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होते हैं, परंतु पूर्णतः नहीं। यानी कि जो होता है ये पूर्ण रूप से हमारे जो समुद्रों और हमारा जो है पवन और सौर, ये सब है प्रदूषण मुक्त होते हैं, परंतु पूरे तरीके से नहीं होता है। उदाहरण के लिए सौर सेल जैसी कुछ युक्तियों का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त होता है, परंतु इस युक्ति के संयोजन में पर्यावरण की क्षति होती है। जो हमारा पर्यावरण है इसमें थोड़ा हानि होती है, यानी कि क्षति होती है। चलिए, ये तो हमारा हो गया। उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है हमारा, बहुत ही ध्यान से दोस्तों समझिएगा इसे। दूसरे में क्या कह रहा है, रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? हमें अगर हाँ कह रहे हैं तो भी क्यों कह रहा है और क्यों नहीं कह रहा है, ये हमें दोनों में आंसर देना है, और दोनों का क्या बताना है, कारण। हम कुछ कारण वाला ही प्रश्न पढ़ रहे हैं। चलिए, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। तो इसे कहेंगे हाँ, हाइड्रोजन सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन है। जो सीएनजी की तुलना है, ये क्या है, स्वच्छ ईंधन है। क्योंकि हाइड्रोजन के दहन से केवल जल उत्पन्न होता है, क्योंकि सीएनजी में उपस्थित मीथेन के दहन से CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती है। जो दोस्तों हमारा ये सीएनजी है, इसमें से क्या होता है, मीथेन के दहन से जो हमारा होता है CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाले प्रश्न में कह रहा है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप निम्नलिखित मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए, तर्क दीजिए या कारण दीजिए। चलिए, मैं इसका भी आंसर आप लोग को बता देता हूँ, और दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। सबसे पहला क्या है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक अनवरत ऊर्जा स्रोत है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा इसका भंडार कभी खत्म नहीं हो सकता। ये जो सौर ऊर्जा है दोस्तों, ये अनवरत ऊर्जा स्रोत है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अधिक से अधिक उपलब्ध है। इसका जो भंडार है वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। जैसे सूर्य दोस्तों, इसका ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो दूसरा क्या है, दूसरा क्या कह रहा है, जल विद्युत ऊर्जा। सूर्य के ताप के कारण जल चक्र सदैव चलता रहता है, जिससे विद्युत संयंत्रों में जलाशय में जल पुनः भर जाते हैं। अतः यह एक सदैव चलने वाली अक्षय यानी कि ऊर्जा स्रोत के साथ ही उपयुक्त दोनों ऊर्जा स्रोतों के भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। यही कह रहा है दोस्तों कि जो हमारा ये उपयुक्त दोनों ऊर्जा स्रोतों के किसी भी प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा प्रदूषण, यानी कि हमारा कोई प्रदूषण नहीं होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य मानते हैं, यानी कि जो समाप्त हो जाए। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो ये क्या, कौन कौन से हैं जो समाप्त हो सकते हैं? ये है कोयला और पेट्रोल। दो पूछा है तो मैंने दो का तर्क चयन कर दिया है।
मैंने एक ले लिया है कोयला और एक ले लिया पेट्रोल, जो समाप्त है यानी कि एक्सट्रीब्यूटर क्या है, टेबल ऊर्जा के स्रोतों के उदाहरण है। यानी कि ये समाप्त ऊर्जा के स्रोतों के उदाहरण है, जो मतलब समाप्त हो सकते हैं। ये दोनों जीवाश्म ईंधन है जो करोड़ों वर्षों में बने हैं तथा केवल सीमित भंडार ही शेष है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं जिन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता है। यदि इसी तरह इनका उपयोग करते रहें तो इनके भंडार शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों हमारे इस पूरे जो हमारा विश्व है इसमें अब बहुत ही कम एक कोयला और पेट्रोल है। अगर इसी तरह दोस्तों अगर चलता रहा कोयले और पेट्रोल की मांग अगर इसी तरह बढ़ती रही तो कुछ ही दिनों में क्या हो जाएंगे, इसका जो भंडार है यहाँ जो पेट्रोल है वो सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। तो अधिक से अधिक बचाने की कोशिश करें दोस्तों। तो हमारा ये आ चुका है कुछ क्या कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, तो इनमें से भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो क्या कह रहा है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ए धूप वाले दिन, बी है बादलों वाले दिन, सी क्या कह रहा है गर्म दिन, डी क्या कह रहा है पवन यानी कि वायु वाले दिन। तो इसमें से क्या रहेगा दोस्तों, आप एक का चयन कर लीजिए, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ। आपका आंसर है डी वाला, जो कि है क्या कह रहा है पवन वायु वाले दिन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मतलब दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मात्र ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण नहीं है। लकड़ी, बी है गोबर गैस, सी है नभिकीय ऊर्जा, डी है कोयला। फटाफट दोस्तों आप लोग इसमें से चयन कर लीजिए और बताइए मैं फटाफट, और कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा कि दोस्तों मैं जितने भी ये पूछ रहा हूँ इसका कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने इतने का आंसर दे दिया है एक बहुविकल्पीय वाला। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों ने कोई आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं इसका बता देता हूँ, नभिकीय ऊर्जा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यहाँ देख लीजिए यही क्वेश्चन है आपका। कह रहा है जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा का निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। क्या है, व्युत्पन्न नहीं है। एक क्या है भूतापीय, दूसरा है मतलब बी वाला है पवन ऊर्जा, सी है नभिकीय ऊर्जा, डी है जैव मात्रा। आई होप कि आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ अभी, बट आप लोग इसमें से कोई आंसर चूज कर लीजिए जो आपको लग रहा हो और आपको आता तो बहुत बहुत अच्छे दोस्तों आप लोग को आता है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ नभिकीय ऊर्जा। उसके बाद आपका आ चुका है कुछ दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, तो हमारा देख लीजिए, सबसे पहले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, ऊर्जा स्रोतों के रूप में जीवाश्म ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। देखिए दोस्तों, हमारा ये अंतर लिख रहा है जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, इसके बाद सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। चलिए इसे हम दोनों को एक एक करके क्या कह रहा है, ईंधन तथा सूर्य की तुलना में इनका अंतर लिखिए। तो अंतर मैंने तीन तीन चार चार अंतर लिखे हूँ, चार चार अंतर है, देख लीजिए यहाँ मेरे कौन कौन से अंतर है। ये हमारे चार अंतर हैं। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, ये ऊर्जा के अनवीकरणीय तथा समाप्त होते हैं। यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है ये क्या होते हैं, ये ऊर्जा के अनवीकरणीय तथा समाप्त होते हैं, यानी कि ये समाप्त हो सकते हैं। और उसमें देख लीजिए सौर ऊर्जा में सबसे पहले देखिए ये ऊर्जा के नवीकरणीय तथा असमाप्य स्रोत होते हैं, यानी कि जो सौर ऊर्जा है ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। अब दूसरे में इधर क्या कह रहा है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन में देखिए इससे प्रदूषण फैलता है तथा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और दूसरे में इधर क्या कह रहा है तथा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और यहाँ सौर ऊर्जा में दूसरे में क्या कह रहा है, इससे प्रदूषण नहीं होता है तथा पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती है। यानी कि जो दोस्तों हमारा सूर्य का प्रकाश है और सब है सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा यानी कि जो हमारा वही सूर्य का प्रकाश है वही उसे कहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें कोई भी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होता।
जीवाश्म ईंधन में तीसरा देखिए, यह महंगे होते हैं तथा इनका निष्कर्षण कठिन होता है। यानी कि ये जो हमारा जीवाश्म ईंधन है क्या होता है, महंगा होता है, जैसे पेट्रोल हुआ और सभी महंगा होता है। और तीसरा है, यह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध है। यानी कि जो हमारा सौर ऊर्जा है दोस्तों बहुत ही सस्ता है दोस्तों, हमें आसानी से क्या होता है, उपलब्ध होता है। उसके बाद यहाँ जीवाश्म ईंधन में चौथा देखिए, इसका भंडार सीमित है। ये जो जीवाश्म ईंधन है कभी भी समाप्त हो सकते हैं, इसका भंडार सीमित है। और ये जो हमारा इसमें है सौर ऊर्जा में चौथा, यह कह रहा है यह एक चिरस्थित एवं अच्छा स्रोत है। यानी कि ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है और ना ही ये सीमित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमें अब अंतर के बारे में कुछ जान लें कि इसका अंतर क्या क्या है। तो इसे बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आप लोग देख सकें, और ना समझ में आए तो आप लोग बैक करके देख सकते हैं। जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोतों के रूप में जैव विद्युत की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, विद्युत की तुलना कीजिए और उसमें अंतर लिखिए स्रोतों के। तो चलिए फटाफट जैव मात्रा और उसके बाद इसमें देख लेते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं जैव मात्रा यानी कि बायोमास, उसके बाद हाइड्रोक्लोसिटी। तो यहाँ देख लीजिए, ये पहला क्या कह रहा है, इससे प्रदूषण होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, जैव विद्युत में इससे प्रदूषण नहीं होता है। उसके बाद यहाँ दूसरा क्या कह रहा है, इसमें जैव मात्रा में इसे जलाने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा इसे जलाने पर धुआं निकलता है। उसके बाद इसमें दूसरा देख लीजिए क्या कह रहा है, इससे पर्यावरण मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा स्वच्छ होते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, इसमें फसलों के काटने के बाद बचे अवशिष्ट गोबर, सब्जियों के अवशिष्ट तथा वाहित मल आदि को ऊर्जा के स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो जैव मात्रा है इसमें क्या होता है, जो सब्जी होती हैं, अवशिष्ट पदार्थ, गोबर आदि के लिए मतलब इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें बहते हुए पानी, गतिज ऊर्जा तथा किसी ऊंचाई जैसे बांध, डैम में संचित जल की स्थानीय ऊर्जा का प्रयोग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि दोस्तों बड़े बड़े बांध बांध कर बिजली का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देख लीजिए चौथा, यहाँ देख लीजिए चौथा इसमें। उसके बाद यहाँ देख लीजिए दूसरा। सबसे पहले हम जैव पराक्रम में देखेंगे। यहाँ देख लीजिए क्या कर रहा है, जैव गैस यानी कि बायोगैस जिसे भी कहते हैं, प्लांट का निर्माण सस्ती तथा घरेलू एवं छोटे आकार का है, जो एक या कुछ घरों के लिए पर्याप्त है। उसके बाद पांचवा इसी में देख लीजिए, सबसे पहले यह अपशिष्ट पदार्थों के निपटाने का अच्छा उपाय है, जो खाद्य तथा निधन दोनों के लिए सहायक होता है, ईंधन के लिए दोनों सहायक होता है। उसके बाद इसमें चौथा देख लीजिए, इसके प्लांट का निर्माण महंगी तथा इससे उत्पन्न विद्युत ऊर्जा का अत्यधिक होती है। इसका आकार विहित होता है, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। और पांचवा क्या है, यह एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। इसमें क्या होता है, यह होता है कि अपशिष्ट पदार्थों के निपटान। उसके बाद हमारा ये देख लीजिए दोस्तों, ये भी हमारा छोटा छोटा सा आंसर में, निम्नलिखित में ऊर्जा का निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखिए। ए पवने, बी तरंगे, सी है ज्वारभाटा। आप तीन में से एक चूज कीजिए, फिर उसके बारे में बता रहा। मतलब इसका प्रश्न यही है, मतलब ओ दोस्तों अच्छा है, प्रश्न है पूरा कि मतलब निम्नलिखित में से निष्कर्षित करने वाली सीमाएं लिखी हैं। ए पवने, बी तरंगे, सी ज्वारभाटा। तीनों को करना है तो मैं बता दे रहा हूँ एक एक का। इसे दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इन तीनों का मतलब आंसर क्या है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्या दिया हुआ पवन ऊर्जा की सीमाएं। तो इसको मैं देख लेता हूँ कि इसमें मतलब कौन कौन से दिए हुए हैं। मैं इनमें पाँच पाँच उदाहरण देते चलूँगा, चार चार पाँच पाँच उदाहरण। चलिए फटाफट देख लेते हैं। इनके संयंत्र केवल उसी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं जहां ज़्यादातर साल भर तीव्र हवा चलती है। यानी कि इससे संयंत्र जो है, मतलब ये जो मशीनें वहाँ कहाँ लगाई जा सकती हैं, जहाँ सालों साल भर, मतलब साल साल भर क्या चलती है, तीव्र हवा चलती है। जैसे रेगिस्तानों में दोस्तों बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लगा दिए जाते हैं। पवन ऊर्जा फार्म के लिए विशाल भूखंड तथा अत्यधिक प्रारंभिक लागत की आवश्यकता होती है। ये जो लगाए जाते हैं दोस्तों, बड़े बड़े पंखे जो
आखिर लगाने के लिए उसी पे क्या किए जाते हैं। और उसके बाद टरबाइनों की गति बनाए रखने के लिए पवनों की न्यूनतम चाल 15 यम मतलब 15 मिनट मतलब किलोमीटर प्रति हावर के मतलब होनी चाहिए। इसकी जो टरबाइन की गति बनाए रखने के लिए पवनों की न्यूनतम चाल मतलब कम से कम 15 किलोमीटर प्रति हावर चलने की होनी चाहिए। इससे इससे रख रखाव उच्च स्तरीय होने चाहिए मतलब इसके रख रखाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पवन चक्कियाँ धूप वर्षा आदि से प्रभावित हो सकती हैं। जो पवन चक्की है और धूप वर्षा आदि मतलब धूप और वर्षा पड़ने से मतलब कुछ प्रभावित हो सकती हैं। उसके बाद पांचवा है इसकी दक्षता कम हो सकती है। इसकी जो दक्षता है वो क्या हो सकती है, कम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में मतलब क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ दिया हो तरंग ऊर्जा की सीमाएं। तो इसमें देख लीजिए 4 उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहला उदाहरण क्या है, तरंग ऊर्जा का सिर्फ वहीं पर वह व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंगे बहुत प्रबल हों। और दूसरा क्या है, प्रारंभिक लागत रखरखाव का खर्च अधिक है तथा तकनीकी दृष्टि से कठिन भी है। इससे लगातार एक समान विद्युत शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है मतलब इससे लगातार एक विद्युत शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। कई मतलब छोड़ दिए जाने पड़ते हैं लगातार, इससे इसकी दक्षता निम्न होती है मतलब एक ही दक्षता नहीं होती है। उसके बाद हमारा ये तीसरा, मैं 3 नहीं बताया था तो तीनों को हमने बता दिया, मतलब 2 बता दिया हमने। लास्ट ये है, क्या कह रहा है, ज्वार भाटा सी वाला। तो तीनों से हमसे पूछा था ए बी और सी, जिसमें से तीनों अलग अलग थे। तो हमारे ज्वार और भाटा आ गया। तो इससे पहला क्या है, ज्वार भाटा से भी बहुत लोग बिजली और चीज़ें मतलब उत्पन्न करते हैं। तो क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन हम सागर के किसी संकीर्णीय क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके कर सकते हैं। ऐसे बांध सिर्फ सीमित स्थानों पर ही बनाए जा सकते हैं। दूसरा क्या है, इसकी दक्षता बहुत निम्न है। तीसरा क्या है, इसके प्लांट की लागत अधिक है। चौथा क्या है, ज्वार आने की आवृत्ति कम है, अतः इस ऊर्जा का प्रयोग सीमित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इसमें देख लीजिए दोस्तों। ये थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको बारी बारी से मतलब सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, तो इसका भी मैं आंसर आप लोग को बता देता हूँ। ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर करेंगे। ए नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, बी है समाप्य तथा अक्षय क्या तथा उसके बाद क्या कहा है, के विकल्प समान है। अब देख लीजिए इसका मतलब कौन कौन सा है आंसर। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें आंसर में क्या बताना है दोस्तों, थोड़ा सा गलत लग जाता है थोड़ा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिसका प्रयोग बार बार करने के लिए भी स्रोत में कमी नहीं आए, वे पुनः प्राप्त हो जाते हैं तथा इनका भंडार अच्छा रहता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। उसके बाद हमारा दूसरे में क्या कह रहा है दोस्तों, मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आप जरूर देख लीजिए दूसरे में क्या कह रहा है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत वे हैं जिनको एक बार प्रयुक्त कर लेने पर पुनः तुरंत नहीं बनाया जा सकता, इसे बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जो हमारा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं इनको बार बार प्रयुक्त मतलब कर लेने का तुरंत मतलब नहीं बनाया जा सकता, इसे बनाने में क्या लगता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अर्थात क्या हो सकता है, मतलब अर्थात या कह सकते हैं, अर्थात यदि इसी प्रकार इसी की दर से प्रयोग किया जाए तो यह संभावना है कि यह निकट भविष्य में कभी इसका भंडार क्या हो सकता है, समाप्त हो जा सकता है, जैसे पेट्रोल कोयला मैंने अभी बताया। ऐसे स्रोत जो खत्म हो सकते हैं, जे लिखा गया दोस्तों यहाँ जो रहेगा, समाप्य स्रोत कहलाते हैं। क्या होता है, समाप्य स्रोत। असमाप्य स्रोत वो कहलाते हैं जो कभी ना समाप्त हो, जैसे सौर ऊर्जा, वह कभी नहीं समाप्त होगा। बट ये जो हमारा है क्या है, ये जो पेट्रोल है और कोयला है, ये सब समाप्य स्रोत कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन
तो यहाँ देख लीजिए उदाहरण के लिए भी दिया हुआ है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। अतः ए और बी के विकल्प समान हैं क्योंकि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत अच्छे हैं परंतु अनवीकरणीय स्रोत समाप्य होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। एक आदर्श स्रोत के निम्नलिखित गुण होते हैं। देख लीजिए ये जो हमारा है एक आदर्श, जो हमारा आदर्श स्रोत है उसके क्या होते हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं। तो मैं यहाँ 7 गुणों के बारे में इसके बताया हुआ। तो सबसे पहला गुण हमारा क्या है, जो प्रथम है, उस ऊर्जा के स्रोतों ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता हो, यानी कि उस ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता हो। और दूसरा क्या है, उस ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करना सस्ता हो। तीसरा है, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का भंडारण और परिवहन आसानी से किया जा सके। चौथा है हमारा इसका उच्च ऊष्मीय मान तथा उपयुक्त ज्वलन ताप होना चाहिए। और उसके बाद पांचवा है क्या है, उस ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने की दक्षता उच्च होनी चाहिए। छठा है, इससे पर्यावरण को क्षति नहीं होनी चाहिए। सातवां है, दहन के बाद प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त हो। ये हमारे दोस्तों 7 थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, क्या पूछ रहा है, हमारा पूछ रहा है इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा ये कुकर का उपयोग, सौर कुकर है, इसका उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियाँ हैं। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों को सीमित उपयोगिता है। चलिए पहले हम इसका लाभ और उसके हानि के बारे में जान लें, फिर उसके बाद इसको बताएंगे आगे। यहाँ देख लीजिए पेन की भांति चल रहा है। तो हमारी यही है, सबसे पहले सौर कुकर के लाभ। तो सौर कुकर का सबसे पहला लाभ है, सौर कुकर के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। जो हमारा ये सौर ऊर्जा है दोस्तों, सौर कुकर यानी कि सूर्य से चलने वाला कुकर, सूर्य के प्रकाश से, इन्हीं को सौर कुकर कहते हैं। तो इन्हें क्या होता है, इनसे हमारा जो ये पर्यावरण है उससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा क्या है, इनमें ईंधन की लागत शून्य, मतलब इसमें ईंधन की लागत बिल्कुल भी नहीं है, एकदम फ्री है। तीसरा है, खाना बनाने के बाद राख या अपशिष्ट नहीं बनता है। यानी कि दोस्तों अगर आप जैसे कंडे से बनाते हैं, गाय या भैंस गोबर से बना देते हैं, कंडे से उससे बनाते हैं तो राख निकलता है, यानी कि वह अपशिष्ट नहीं बनता है इसमें। और चौथा है, भोजन का पोषण तत्व नहीं होता है। जो हमारा ये भोजन है वह क्या होता है, पोषण तत्व नहीं होता है। और पांचवा क्या है, यह सस्ता है एवं इसका इस्तेमाल भी सरल है। यानी कि दोस्तों इसका जो ये है हमारा, ये तो बहुत ही सस्ता है, यानी कि इसकी लागत बहुत कम है। उसके बाद क्या है, इसका जो उपयोग करना है, इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बहुत बहुत ही आसान है। छठा है, सौर कुकर में एक समय में 4 खाद्य पदार्थ पकाए जा सकते हैं। जो सौर कुकर है दोस्तों, एक ही समय में क्या होता है, 4 पदार्थ यानी कि खाद्य पदार्थ पकाए जा सकते हैं। एक ही समय में 4 खाद्य पदार्थ पकाए जा सकते हैं। उसके बाद हमारा 7वां है, इससे रख रखाव पर कोई लागत नहीं आती, मतलब इस पे जो रख रखाव करने के लिए है, इस पे क्या होती है, कोई लागत नहीं होती। अब उसमें देख लीजिए दोस्तों, इसमें मतलब क्या क्या इसकी जो सीमाएं हैं और क्या क्या इसमें मतलब हानि हो सकती हैं। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा छोटा कोष्टक में, सौर कुकर की सीमाएं। सौर कुकर द्वारा रात के समय भोजन नहीं पकाया जा सकता, मतलब ये जो सौर कुकर है दोस्तों, ये केवल दिन में ही, जानते हैं आप लोग कि दिन में ही सूर्य निकलता है तो इसके प्रकाश से ये सौर कुकर होता है। दूसरा है, खराब मौसम में सौर कुकर में भोजन नहीं पकाया जा सकता। जैसे बारिश का सीजन हुआ दोस्तों, धूप नहीं हो रही है, एकदम अंधेरा छाया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, सौर कुकर से क्या होता है, भोजन नहीं पकाया जा सकता। इसमें खाना बनाने की प्रक्रिया धीमी होती है, मतलब दोस्तों ये जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है वह धीरे होती है। और उसके बाद क्या होती है, यह हर प्रकार के भोजन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं, मतलब यह हर प्रकार का भोजन नहीं बना सकती है। सिर्फ तेज धूप में ही इसका उपयोग किया जाए, मतलब अधिक से अधिक, मतलब जैसे आप लोग माने जून जुलाई, इसमें अधिक मई जून में अधिक तेज धूप होता है, तो इसी महीने में हम लोग भोजन पका सकते हैं अधिक से अधिक।
सिर्फ तेज धूप में इसका मतलब प्रयोग किया जा सकता है। अधिक उच्च ताप पर खाना बनाना जैसे तलना इत्यादि संभव नहीं। मतलब इसे अगर कोई चीज़ जैसे पूड़ी और पका रहे हैं तो इससे मतलब नहीं कर सकते हैं अधिकतर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है। ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए उपाय लिखिए। यानी कि जो हमारी ऊर्जा है वो बढ़ती मांग है, इसकी बहुत अधिक मांग हो रही है। पर्यावरणीय परिणाम मतलब क्या है, ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए क्या क्या उपाय मतलब किए जा सकते हैं। चलिए मैं इसका उपाय बता दें दोस्तों, आप लोग पालन जरूर कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है, ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति ज़्यादातर जीवाश्म ईंधन को कोयला और पेट्रोल द्वारा पूरी की जा सकती है, परंतु ये स्रोत अनवीकरणीय एवं समाप्य है। यानी कि ये जो हमारे है कोयला और पेट्रोल, ये इनका प्रयोग किया मतलब जीवाश्म ईंधनों के रूप में इनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, परंतु ये स्रोत क्या अनवीकरणीय यानी कि असमाप्य हैं। उसके बाद यहाँ देख लीजिए दोस्तों, मतलब थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ तक। इसके दहन से वायुमंडल में प्रदूषण होता है, यानी कि SO2 और NO2 आदि गैसें मुक्त होती हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा होती है जिसके कारण जल तथा मृदा में संसाधन प्रभावित होते हैं। इमारतों, लोहे की वस्तुओं, पुल इत्यादि को संक्षरित कर देते हैं। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस ग्रीन की हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है तथा हिम के पिघलने यानी कि बर्फ के पिघलने पर समुद्र तल बढ़ता है। समुद्री तट पर स्थित क्षेत्र तथा टापुओं के डूबने का खतरा रहता है। वायुमंडल में कोयले तथा पेट्रोल के दहन से अवांछनीय कण जैसे सीसा यानी कि लेड, धूप कण इत्यादि बढ़ जाते हैं। इस तरह हमारे पारिस्थितिक तंत्र के नष्ट होने जाने का भय होता है। जो हमारा ये पारिस्थितिक तंत्र है दोस्तों, इधर क्या होता है, नष्ट हो जाने का डर रहता है। उसके बाद अब देख लीजिए दोस्तों अगला, मतलब इसी में है उत्तर, ऊर्जा की खपत कम करने के लिए उपाय। ये दोस्तों उपाय हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहला उपाय क्या है दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग अधिक से अधिक करना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि। यानी कि इन सब का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो कोयले पेट्रोल है ये कम से कम बचेंगे, मतलब कम से कम उपयोग होगा और बहुत से अधिक बच जाएंगे। तो दूसरा क्या है, कोयला के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस का उपयोग करना। तीसरा है जो दोस्तों कोयला है, कोयले के स्थान पे क्या प्रयोग करें, बायोगैस। तीसरा क्या है, विद्युत उपकरणों का अनावश्यक रूप से नहीं चलाना चाहिए। जो विद्युत है दोस्तों, विद्युत उपकरण है, इनको अनावश्यक नहीं चलाना चाहिए। जैसे दोस्तों अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर के अंदर का लाइट बंद कर दें, पंखे बंद कर दें, उसके बाद ही निकलें। और चौथा क्या है, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग करना। जो हमारा सार्वजनिक प्रणाली है दोस्तों, उसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, वाहनों में CNG का प्रयोग करना चाहिए। जो वाहन है दोस्तों, इसमें CNG का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। छठा है, रेड लाइटों पर इंजन बंद कर देना चाहिए। जो हमारे दोस्तों रेड लाइटों है, इन पे क्या कर देना चाहिए, इंजन बंद कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये लेसन भी पार्ट 2 भी समाप्त हो चुका है। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और पहली वीडियो देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं पार्ट 1 इसका, तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो चुका है।